So I guess we are ready to start. We are a couple of minutes late, but that's okay. We have the recording going on, and और किन्हीं को ज्वाइन करना होगा तो वो करते रह सकते हैं। अभी थोड़ा सा लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो एंटेनाज एंड रेडिएटिंग सिस्टम्स पे कर रहे थे हम लोग। लास्ट क्लास तक हमने पैटर्न वगैरह का डिस्कशन किया था, पैटर्न और पैरामीटर्स का। अब हम और उससे पहले हर्ट्ज डाइपोल देखा था, तो सारा डिस्कशन हर्ट्ज डाइपोल और उसके अराउंड किया था हमने। अब सिमिलरली उससे हम लोग थोड़ा रियलिस्टिक एंटेनास की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर एग्जांपल जो डाइपोल होता है वो आज हम लोग देखेंगे। तो अभी तक हमने कितने 5 क्लास कर लिए हैं। दिस इज द सिक्स्थ वन। द फर्स्ट क्लास वी कवर्ड बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, थोड़ा बहुत रिवीजन किया था। देन वी डिड इंट्रोडक्शन टू एंटेनास एंड रेडिएटिंग सिस्टम्स। फिर हमने रेडिएशन फील्ड्स देखा, पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, फिर मैग्नेटिक डाइपोल के लिए, फिर एंटेना पैटर्न्स देखा, एंटेना पैरामीटर्स देखा। अब हम लोग इन लीनियर एंटेनास जो डाइपोल्स होते हैं उनका डिस्कशन करेंगे। और आज हम लोग एक हाफ वेव डाइपोल तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास फिर बाकी का डिस्कशन कंप्लीट करके एरे स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक का डिस्कशन जैसा हुआ था, पहले हमने बेसिक ईएमटी देखा था। तो बेसिक ईएमटी से हमारे पास मैक्सवेल्स इक्वेशंस थे। उसका हमने टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन और डिफरेंशियल इक्वेशंस और इंटीग्रल इक्वेशंस का फॉर्म देखा था। उसके बाद फिर हमने एंटेनास और रेडिएटिंग सिस्टम्स का इंट्रोडक्शन देखा, एंटेनास क्या होते हैं और हमें क्यों एंटेना इंजीनियरिंग करना है। उसके बाद अ, हमने हर्ट्ज डाइपोल के चीज़ें सॉल्व करना शुरू किया। तो हमने जो स्टेप्स फॉलो किए थे, जिसमें था कि पहले सोर्सेस डिफाइन करते हैं, रो, जे, क्यू या आई के टर्म्स में। करंट डेंसिटी, सोर्स का चार्ज डेंसिटी, करंट डेंसिटी, चार्ज या करंट के टर्म्स में। फिर हम लोग ऑक्सिलरी पोटेंशियल्स ए और वी डिफाइन किए। फिर ए और वी से हमने मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन किया। मैग्नेटिक फील्ड से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया। तो हमें एंटेना से किसी भी या फिर किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या करंट डिस्ट्रीब्यूशन से एट अ डिस्टेंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन कर लिए। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन होने के बाद हमने उनका फार फील्ड और नियर फील्ड एक्सप्रेशंस देखा। फार फील्ड नियर फील्ड एक्सप्रेशंस, सॉरी, फार फील्ड नियर फील्ड एक्सप्रेशंस देखने के बाद हमने फार फील्ड वाले केस को कंसिडर किया। फार फील्ड वाले केस में हमने फिर एंटेना पैटर्न्स देखे। पैटर्न्स के लिए हमने क्या किया कि नॉर्म नॉर्मलाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ किया। नॉर्मलाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने पैटर्न्स ड्रॉ किए। फिर हमने उससे रेडिएशन इंटेंसिटी यू और पॉइंटिंग वेक्टर पी डिफाइन किए। रेडिएशन इंटेंसिटी से फिर हमने डायरेक्टिविटी निकाला। डायरेक्टिविटी के बाद हमने गेन देखा, जिसमें हमने लॉसेस वगैरह कंसिडर किए। तो हमने ये पैटर्न्स देखे। फिर ये तो ये पैटर्न, ये पैरामीटर्स वाले टर्म थे। इसके अलावा फिर हमने केवल पैटर्न से साइड लोब देखा, मेन बीम देखा, और हाफ पावर बीम विड्थ या बीम विड्थ देखा। तो हमने अभी तक ये सारी चीज़ें देखी और ये सारा डिस्कशन
शुरू एक ही जगह से हुआ था। सोर्सेज, ऑक्सिलरी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, फार फील्ड वाला एक्सप्रेशन, फार फील्ड एक्सप्रेशन से पैटर्न, पैटर्न में साइड लोब, मेन बीम, बीम विड्थ, फिर पैरामीटर्स में रेडिएशन इंटेंसिटी, टोटल पावर, डायरेक्टिविटी और गेन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमने डिफाइन कर लिया है, जिससे मोस्टली हमें एंटेनास के सारे पैटर्न्स, पैरामीटर्स पता चल गए। अब नेक्स्ट हम लेकिन अभी तक सारा डिस्कशन जो था हमने हर्ट्ज़ डाइपोल को लेके शुरू किया था। बट हर्ट्ज़ डाइपोल थोड़े अनरियलिस्टिक हैं, तो हम लोग अभी थोड़े रियलिस्टिक एंटेनास की तरफ मूव कर रहे हैं, जो थिन लीनियर एंटेनास हैं। डाइपोल्स बहुत पॉपुलर है, आपने देखा होगा कि आपके जो मोबाइल फ़ोन्स पुराने वाले होते थे, जिसमें ऐसे छोटा-सा तार निकला होता था, या फिर रेडियोज़ होते थे, रेडियोज़ से ऐसे एक तार निकलता था। बहुत पुराने टीवी में ऐसे कुछ-कुछ बना होता था। तो वो सारे डाइपोल एंटेनास थे, या उसके कोई वेरिएशंस थे। अगर आप ये आपको ये बुक शेयर किया था, इस बुक में अगर आप देखोगे तो हम लोग ये बुक के अकॉर्डिंगली ही चल रहे हैं। तो हम लोग अभी तक 11.3 तक हमने डिस्कशन खत्म कर लिया है। 11.4 अभी स्टार्ट करेंगे। तो आप बुक से भी रीड कर सकते हो। बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ाया जा रहा है। तो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे थिन लीनियर एंटेनास पे। तो थोड़ा सा टेक्स्ट देख लेते हैं। वी हैव जस्ट इंडिकेटेड दैट द शॉर्ट डाइपोल एंटेना इज नॉट अ गुड रेडिएटर। हाँ, तो लास्ट क्लास में एक और डिस्कशन हुआ था। हमने रेडिएशन रेजिस्टेंस डिफाइन किया था, एक ऐसा एक फिक्टिशियस टर्म, मतलब ये बेसिकली एंटेना कितना पावर ले रहा है और एंटेना में कितना करंट है, तो उसका रेशियो से हम लोग रेडिएशन रेजिस्टेंस निकाल रहे थे। तो इससे हमें एक फिक्टिशियस टर्म मिल रहा था, जो हमें एक काइंड ऑफ अंदाज़ा देता है कि कितना एंटेना अच्छा है रेडिएट करने में। तो और इसका मतलब था कि जितना ज़्यादा रेडिएशन रेजिस्टेंस होगा, उतना अच्छा है एंटेना रेडिएट करने में। बट हमने जो शॉर्ट डाइपोल के लिए जो हर्ट्ज़ डाइपोल के लिए सॉल्व किया था, उसका रेडिएशन रेजिस्टेंस अच्छा नहीं आया था। जैसे जैसे और हमने एक रिलेशन पे देखा था कि अगर एंटेना थोड़ा बड़ा होगा, तो उसका रेडिएशन रेजिस्टेंस बेटर होगा, जो कि हमेशा ट्रू नहीं है। बट थोड़ा बहुत इन्फेरेंस से ये ज़रूर मिलता है कि हमेशा ट्रू नहीं, बट ट्रू होता है काफ़ी केसेस में। क्योंकि अप्रॉक्सिमेशंस के थ्रू वो एक्सप्रेशंस आया था ना, तो हम लोग 100% केस में ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं। एक सेकंड, प्लीज़ होल्ड करें। जस्ट टू चेक, ऑडियो आ रहा है ना? और स्क्रीन दिख रही है ना? अभी आप फिर से कंफर्म कर सकते हो? यस सर। स्क्रीन दिख रहा है ना? जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं रेड कलर से? नहीं, स्क्रीन विजिबल है सर, और ऑडियो भी। ठीक है, थैंक यू। Yeah, that was Uday sir. He's having some trouble with the audio and screen. Thanks Abhay. Um, mm, सबको ऑडियो, किसी को भी अगर ऑडियो क्लियर नहीं है या स्क्रीन नहीं आ रहा होगा, तो आप लीव करके ज्वाइन करना।
आई गेस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग रेडिएशन रेजिस्टेंस का एक टर्म देखे थे लास्ट क्लास। और रेडिएशन रेजिस्टेंस एसेंशियली कहता है कि जितना ज़्यादा रेडिएशन रेजिस्टेंस होगा उतना बेटर है एंटेना रेडिएट करने में। ये कोई एक एक्चुअल वैल्यू नहीं है, दिस इज अ फिक्टिशियस वैल्यू, हमने खुद से डिफाइन कर दिया एक पैरामीटर बताने के लिए। जो कि हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं कि एंटेना कितना पावर रेडिएट कर रहा है और एंटेना कितना पावर एक्सेप्ट कर रहा है, सॉरी, एंटेना कितना पावर एक्सेप्ट कर रहा है और उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो उसका रेशियो लेकर के हमें रेडिएशन रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो पहले पॉइंट में ये लिखा है कि द शॉर्ट डाइपोल एंटेना इज नॉट अ गुड रेडिएटर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर बिकॉज इट्स of its low radiation resistance and low radiation efficiency। तो रेडिएशन रेजिस्टेंस से ही हमें पता चल रहा है कि अगर ये लो है तो रेडिएशन एफिशिएंसी भी लो है। We now examine the radiation characteristics of a center fed। ये ब्लू वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ये डिस्क्राइब कर रहा है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो अगला होगा। सेंटर फेड थिन स्ट्रेट एंटेना हैविंग अ लेंथ कंपैरेबल टू द वेवलेंथ। तो अगर आप ये ब्लू पार्ट पढ़ो और ये फिगर को देखो आप साथ में, इट इज सेंटर फेड, बीच से हम लोग एक्साइटेशन देंगे थिन स्ट्रेट एंटेना। तो ये जो वायर लगा है इस एक्साइटेशन से, ये बहुत ही थिन है। तो इसका जो थिक जो डायमीटर है दैट इज नेग्लिजिबल, जो हमारा जो टोटल जो मिनिमम डायमेंशन है उससे, तो ऑलमोस्ट जीरो, तो ये बहुत ही थिन है। एंड दिस इज स्ट्रेट, ओके, तो ये वायर बेंट नहीं होना चाहिए, दिस इज स्ट्रेट एंड हैविंग अ लेंथ कंपेरेबल टू वेवलेंथ। तो हम लोग जिस भी फ्रीक्वेंसी पे कैलकुलेशंस करेंगे उसका जो ये लेंथ है टोटल एंटेना का, दिस इज उसके आसपास, ठीक है। तो जो हर्ट्जन डाइपोल का कंडीशन ये था, जो हर्ट्जन डाइपोल का जो लेंथ था, जो हम लोग टोटल लेंथ लिए थे, मान लो सम लेंथ एल एच अगर लिया था, तो दिस वाज मच मच स्मॉलर देन जिस भी फ्रीक्वेंसी पे हम उस कैलकुलेशंस कर रहे थे। बट इस केस में वो कंपैरेबल हो जाएंगे। तो इसका बस यही मतलब है कि जो भी एंटेना का लेंथ है दैट इज उसको अब अकाउंट करना है हमने। हम लोग ऐसा उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि एंटेना का लेंथ बहुत छोटा है। तो उससे थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा हमारे जो एंटेना पैटर्न आया था और रेडिएशन रेजिस्टेंस और जो बाकी चीज़ें हैं उनमें उनमें इसका इफेक्ट दिखेगा। और इस तरह का जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको लीनियर डाइपोल एंटेना बोलते हैं। तो लीनियर बिकॉज़ ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन है, और ये डाइपोल है अगेन क्योंकि हमारे पास 2 आर्म्स हैं और जिनमें हम लोग अब अज़्यूम करेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा। ठीक है? तो इसको लीनियर डाइपोल एंटेना बोलते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन को। तो जब भी आपको अगर कहीं पे सवाल पूछा जाए या बताया जाए कि लीनियर डाइपोल एंटेना के बारे में बात हो रहा है, तो ये दिस इज़ द फिगर जो आपको याद रखना है। तो ऑटोमैटिकली आपको ये फिगर बना लेना है और इसके लिए हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो कहता है कि इफ द करंट डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द एंटेना इज नोन, वी कैन फाइंड इट्स रेडिएशन फील्ड बाय इंटीग्रेटिंग ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ द एंटेना। तो दिस इज जेनेरिक एंड ट्रू, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से आता है। तो यहाँ पे वापस से मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इस डाइपोल में अगर हमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन या करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, ये जो डाइपोल है हमारे पास, ये मेटल का पार्ट, इस मेटल पार्ट में अगर हमारे पास हमें सोर्स जो कि हमारा चार्ज या करंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पता है, तो हम लोग हर जो छोटा एकदम डी जेड पार्ट पार्ट लेंगे वायर का, वायर से हम एक बहुत छोटा सेक्शन लेंगे। उस सेक्शन की वजह से हमें जहाँ जो एट अ डिस्टेंस, जो मान लो ये पी पॉइंट पे हमें फील्ड चाहिए, तो इस पी पॉइंट पे इस छोटे से चार्ज की वजह से जो भी फील्ड आ रहा होगा, मान लेते हैं अ, ये सेक्शन हमारा सेक्शन वन था, ठीक है। तो, तो सेक्शन, सॉरी, सेक्शन वन की वजह से हमारे पास ई वन फील्ड आ रहा होगा। सेक्शन, फिर अगला छोटा सा सेक्शन लेंगे टू, जो मान लेते उसको सेक्शन सेक्शन टू बोलेंगे, तो उसके वजह से ई टू फील्ड आ रहा होगा। तो इन दोनों का जो इफेक्ट है ई वन प्लस ई टू हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली अगर एक छोटा सेक्शन और लेते हैं थ्री,
तो उसमें उस सेक्शन 3 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफ़ेक्ट आ रहा होगा उसको E3 बोलेंगे और वो अगेन उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम लोग छोटे-छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं इस एंटेना को और उन सेक्शंस का जो फील्ड का इफ़ेक्ट है, वो हम लोग अगर यहाँ पे सम करेंगे, तो हमें जो टोटल एंटेना का जो आर्म है, उसके वजह से जो फील्ड होगा वो मिल जाएगा। तो ये तब होता है अगर ये छोटे-छोटे डिस्क्रीट टर्म्स होते हैं। बट अगर ये इन इन छोटे-छोटे जो सेक्शंस हैं, इनको बहुत छोटा कर देंगे, तो हम लोग बोलते हैं ना ये डिस्क्रीट चीज़ों के लिए ऐसा वाला समेशन यूज़ करते हैं और अगर कंटीन्यूअस होता है, बहुत इन्फिनिटी स्मॉल सेक्शन होते हैं, तो हम लोग ऐसा वाला समेशन यूज़ करते हैं और ये जो ऐसा लंबा वाला समेशन होता है, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं ना। तो हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये हर छोटे चार्ज का वजह से जो भी फील्ड का इफ़ेक्ट है, उसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द एंटेना का आर्म, तो हमें यहाँ टोटल फील्ड का इफ़ेक्ट मिल जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट करके यहाँ फ़ील्ड निकालेंगे। सेम हर्ट्ज़ डाइपोल में भी हमने ऐसे ही किया था, हमने डीज़ेड सेक्शन लिया था, उस सेक्शन की वज़ह से फ़ील्ड का इफ़ेक्ट निकाला था और फिर उस डीज़ेड सेक्शन को इंटीग्रेट कर दिए थे, तो हमें टोटल फ़ील्ड का इफ़ेक्ट मिल गया था। तो ये और ये जो इंटीग्रेशन का पार्ट जो हम लोग ट्रू बोल पाते हैं, वो इसी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोज़िशन की वज़ह से होता है कि हर जो चार्ज का जो इफ़ेक्ट है एट दैट पी पॉइंट उनका सुपरपोज़िशन होगा। मतलब उनको ऐड कर सकते हैं, उनका जो भी इफ़ेक्ट है, अगर पॉज़िटिव है तो पॉज़िटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, बट वहाँ वो सिंबल्स के साथ ऐड होंगे और हमें उसका टोटल इफ़ेक्ट मिल जाएगा। एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्ज़ैक्ट करंट, अगेन यहाँ से हमारा डिस्कशन शुरू होता है अप्रॉक्सिमेशंस वाला। इस कोर्स में हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली अप्रॉक्सिमेशंस करेंगे क्योंकि एग्जैक्ट नॉलेज हमारे पास नहीं होता है चार्ज या फिर सोर्सेज पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारे पास एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होता है। हम लोग अज्यूम करते हैं कि अच्छा ऐसा होता होगा और और हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारा जो अजम्पशन है वो क्लोजेस्ट हो जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से, ताकि हमें टोटल इफेक्ट मिल जाए। क्योंकि एग्ज़ैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पता होना बहुत मुश्किल है क्योंकि अ, सो सोर्सेज़ में कुछ ना कुछ अ, फ़ाइनाइट चीज़ें हो रही होंगी जैसे कि मान लो हम लोग कुछ एक स्क्वायर पैच है जिस पे अगर करंट फ्लो हो रहा है या सर्कुलर पैच है, तो जो चार्जेस होते हैं वो अपने आप को रिपेल भी करते हैं बट उस चीज़ में कंटेन्ड है, तो एजेस पे अलग चार्ज जमा होता है, एंड्स पे या वायर है तो वायर के एंड में अलग चार्ज जमा होता है। तो कुछ-कुछ चीज़ें होती है जो हम लोग एग्ज़ैक्टली हम लोग पता नहीं कर सकते हैं और एग्ज़ैक्टली अगर पता कर भी लिया, तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अज़्यूम कर लेते हैं, जैसे नहीं बहुत जगह प्रॉब्लम्स आता है कि मान लो एक एप्पल गिर रहा है फिज़िक्स वगैरह में भी, अगर एक एप्पल गिर रहा है और आपको उसके रिले चीज़ें सॉल्व करनी है तो उसके से बोल देंगे कि नहीं एक स्फेयर ले लो, क्योंकि जो रिज़ल्ट आएगा ना वो इट विल बी वेरी क्लोज़ बट और इतना मैटर नहीं करेगा कि उसमें एग्ज़ैक्टली शेप में हल्का-फुल्का चेंजेस क्या था। तो इसलिए हम लोग अप्रॉक्सिमेशंस करेंगे, तो घबराना नहीं है जब भी अप्रॉक्सिमेशंस के बारे में बात है। आपको ट्राई करना है कि आप क्लोज़ेस्ट अप्रॉक्सिमेशन ले सको, लेकिन ऐसा अप्रॉक्सिमेशन लो जो सॉल्व हो पाए। तो हम लोग अभी वही करेंगे। अभी क्या है कि जो एंटेना हम लोग मान रहे हैं थिन डाइपोल का, अब ये जो डाइपोल में करंट जमा होगा, ये जो थिन वायर्स में। अब क्या है कि थिन वायर्स में जो करंट करंट और जो चार्जेस जमा होंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा-सा अनइवन होगा थ्रू आउट और हम लोग एक और उसमें क्या है हमने बीच में एक सोर्स दे रखा है। तो सोर्स क्या है वो उसको वो चार्जेस को भी चेंज भी कर रहा होगा। तो चार्जेस का डिपेंडेंसी सोर्स की वजह से भी है। तो हम लोग इस सोर्स की वजह से चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, वो एक असम्पशन लेंगे व्हिच इज़ वेरी और ये असम्पशन प्रैक्टिकली हमने फिर अब क्या है कि हम लोग कुछ असम्पशन ले लिए, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस मिलेंगे। हम लोग जो इक्वेशंस मिले ना, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं एंड इट वाज़ वेरिफाइड और वो जो असम्पशन था बट इट वाज़ वेरी क्लोज़। So the determination of exact current distribution on such a seemingly simple geometrical configuration, a straight wire of finite radius. तो अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे फिलहाल तो इट सेज़ कि ये बहुत सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है। एक स्ट्रेट सा वायर है जिसके बीच में सोर्स है और वायर का जो रेडियस है दैट इज़ फाइनाइट बट स्मॉल। अ, is however a very difficult boundary value problem even if the wire is assumed to be perfectly conducting. अगर ये पूरा वायर perfectly conducting भी है तो भी this becomes a difficult boundary value problem because
ये जो चार्जेस एंड में जो चार्जेस होंगे ना, वहां पे चार्जेस ज्यादा होंगे, क्योंकि बाय नेचर अगर पॉजिटिव चार्जेस अगर अक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो वायर के थ्रू, वायर के बीच में वहां पे वैसे तो हम लोग मानेंगे कि हर जगह इक्वल होना चाहिए, बट क्या है कि टुवर्ड्स द एंड चार्जेस ज्यादा एक्यूमुलेट होते हैं, बिकॉज दे ट्राई टू रिपेल इच अदर। जो चार्जेस है वो बीच में अपने आप को रिपेल करेंगे, बट एज के पास आके क्या होता है कि एज के पास फिर इधर जाने को जगह नहीं है ना, तो यहाँ पे चार्जेस ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं और बीच में चार्जेस कम हो जाते हैं। तो थोड़ा सा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफिकल्ट टू असरटेन। तो हम लोग एक एजम्पशन ले लेते हैं कि एजेस में ज्यादा है, बीच में कम है, ऐसा करके। तो दिस एसेंशियली यही बात हो रहा है कि एग्जैक्ट नॉलेज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास नहीं है, तो हम लोग एक क्लोज अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे उस चीज के लिए। और इस चीज पे स्ट्रेस इसलिए भी ज्यादा दिया जा रहा है ना, क्योंकि ऐसा होता है कि कोर्स के एंड तक अगर क्या है ना कि अगर आप भूल गए कि अपना अप्रोक्सीमेशन क्या, तो आप मान लेते हो कि नहीं, अगर डाइपोल है तो उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा सा ही हो रहा होगा। बट दैट इज नॉट ट्रू। हमें याद रखना है कि हमने ये अप्रोक्सीमेट करके ये फील्ड्स के इक्वेशंस निकाले थे। ठीक है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, और जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, द करंट मस्ट बी जीरो एट द एंड्स ऑफ द वायर वेयर द चार्जेस आर डिपॉजिटेड। तो वायर के जो एंड में है, चार्जेस ज्यादा जमा होते हैं, बीच में कम चार्जेस होते हैं, और चार्जेस जहाँ ज्यादा जमा है वहां पे करंट जाके जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, तो करंट वहां पे करंट जीरो हो जाएगा और चार्जेस अक्यूमुलेट हो रहे हैं। And the tangential electric field due to all currents and charges must vanish at every point on the wire surface। तो वायर जो कि बहुत ही वो है कि इसका रेडियस बहुत कम है, और ये थिन वायर, तो उसके टैंजेंट हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द बाउंड्री ऑफ द कंडक्टर वो नहीं होता, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो द tangential electric field due to all currents and charges will vanish on all the point on the wire surface। वायर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो रहे हैं। और इस ये जो हमें ये तो नॉलेज है, बट एन एनालिटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम लीड्स टू एन इंटीग्रल which equation in which the current distribution along the antenna is unknown function under the integral। हाँ, तो सेकंड, तो पहला स्टेटमेंट ये हमारे फिजिकल इन्फरेंसेस है जो हमने प्रीवियस नॉलेज से है, प्रीवियस नॉलेज, ये हमने फिजिक्स से देखा है। फिजिक्स से देखा है कि करंट वायर के एंड पे जीरो होगा, चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। बट इस प्रीवियस नॉलेज से जो इंटीग्रल इक्वेशन बनेगा, दिस इंटीग्रल इक्वेशन इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। ठीक है, तो अब ये जो इंटीग्रल इक्वेशन, हमें पता है कि चार्जेस कैसे जमा हो रहे होंगे या करंट कैसा जमा हो रहा होगा, बट ये नॉलेज होने के बावजूद जो इक्वेशन हम लोग बना रहे होंगे, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना। और स्पेशल अगर जो रिसर्चर्स हैं या साइंटिस्ट जिनने किताब लिख रहा है, अगर उनके लिए डिफिकल्ट है, तो हम जो स्टूडेंट्स जो इन किताबों को पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ना। और जब चीज़ें सिंपल तरीके से की जा सकती है, तो हम लोग सिंपल तरीके से करना चाहेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली एन एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो अपेरेंटली लोगों ने ट्राई भी किया है, और ऐसा इंटीग्रल इक्वेशन उनने एक बार फॉर्म कर भी लिया, तो उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं निकाल पाए हैं। बट वेरियस अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस हैव बीन अटेम्प्टेड। ठीक है, तो इसका मतलब, तो उन्होंने क्या किया, जो इंटीग्रल इक्वेशन बना उसको उनने कुछ अप्रोक्सीमेशंस कर लिए कि सॉल्व हो सके, और अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। And with the advent of high-speed digital computers, numerical solutions or current distributions and input impedance can be obtained for linear antennas for specific length and thickness। और जो लास्ट पॉइंट कहता है कि जो चीजें हम लोग एनालिटिकली पेन पेपर से सॉल्व नहीं हो रही हैं, जो पेन पेपर से सॉल्व नहीं हो रही है, वो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉल्वर से कर लेते हैं। तो अभी क्या है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जो मान लो आप ऐसा कोई अतरंगी ज्योमेट्री ढूंढ के ले आए,
जो एकदम ही कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर बना दिया आपने। आप इसको पेन पेपर से नहीं कर पाओगे, बट आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को आप एक ईएम सॉल्वर में डाल दो। मान लो सीएसटी, एचएफएसएस या ऑल्टियम, या फिर अगर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है तो ल्यूमेरिकल। तो ये ऐसे बहुत सारे सॉल्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। वो लोग क्या होता है, वो लोग सीधे सीधे मैक्सवेल्स इक्वेशन सॉल्व करते हैं, और उनको मतलब ही नहीं है कि आपने क्या बनाया है, वो पूरे एरिया पे सॉल्व कर देते हैं। तो ईएम सॉल्वर्स में आप डाल के ऐसी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी ये लिमिटेशन तो जा चुका है कि अ, ऐसे एनालिटिकल कंस्ट्रक्शंस बना दिया जो हम लोग इंसान सॉल्व नहीं कर पा रहा है, बट उसके अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉल्वर से निकाल लेते हैं। तो ये एक ऑप्शन तो ये है। बट क्योंकि हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, हम लोग अब एक सिलेबस पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग पेन पेपर रिलेटेड चीज़ों पे एम्फोसिस देंगे कि हम लोग पेन पेपर से क्या सॉल्व हो रहा है और उसे हम लोग क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और ईएम सॉल्वर्स को यूज़ करने में एक दिक्कत क्या है, एक दिक्कत ये है कि ईएम सॉल्वर क्या करता है कि वो चीज़ें सॉल्व कर देता है एनवायरनमेंट में। बट अगर आपको फिजिक्स नहीं पता है, ये एंटेना कैसे काम करता है, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे इफेक्ट्स आते हैं, या कौन से पैरामीटर्स का क्या मीनिंग है, तो ईएम सॉल्वर का रिजल्ट्स देख के बिना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप उस सॉल्वर कुछ कर देगा, बट आप उसको देख के भी इन्फर नहीं कर पाओगे कि हो क्या रहा है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट क्या कहता है। एक बार आपको सिंपल स्ट्रक्चर्स का एनालिसिस समझ में आ गया, तो आप फिर सॉल्वर्स से जो रिजल्ट्स आ रहे होंगे उनका कुछ जो भी मीनिंग है वो आप एसरटेन कर पा रहे हो, आपको पता चल पा रहा होगा कि क्या सॉल्वर्स से जो रिजल्ट है उनका क्या मीनिंग है। और ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्वर आपको गलत रिजल्ट दे दे। सॉल्वर्स के भी लिमिटेशंस होते हैं। सॉल्वर्स के लिमिटेशंस होते हैं, और ये लिमिटेशंस, ये सॉल्वर कब गड़बड़ करना शुरू करेगा आप नहीं पता लगा पाओगे अगर आपको सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज नहीं है। अभी एक बहुत अच्छा एनालॉजी है इसके लिए। जैसे कि आप सबको चैट जीपीटी पता होगा। ठीक है, आप सबको चैट जीपीटी पता है। चैट जीपीटी से आप बहुत सवाल पूछ सकते हो। चैट जीपीटी इज रियली गुड, आपको बहुत सारी चीज़ों का अच्छा नॉलेज दे सकता है। आप अपने सब्जेक्ट्स रिलेटेड सवाल भी पूछ सकते हो। लेकिन चैट जीपीटी क्या करता है, बहुत समय जैसे आप उससे एक सवाल पूछते हो, अभी हम लोग जैसे रिसर्चर्स, हम लोग उनसे फिजिक्स रिलेटेड सवाल पूछेंगे, तो वो कुछ आंसर दे देगा। अब चैट जीपीटी जो आंसर देता है, ये आपको तभी पता होगा कि सही है या गलत, जब आपको कुछ उस फिजिक्स का नॉलेज है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मान लोगे कि ये ट्रू है। अब कभी कभी जो आंसर देता है वो उससे उसको बोलना कि इसका सोर्सेस बताओ, कि आप चैट जीपीटी को ये आंसर कहाँ से पता है। वो क्या करेगा, वो आपको सोर्सेज लिस्ट करेगा, रेफरेंसेस देगा 1 2 3 4। आप उसमें देखोगे, अगर आप ये जो 4 या 5 रेफरेंस दिया है ना, ऐसा हो सकता है इसमें से 2 या 3 गलत हो। वो हेलुसिनेट करता है, दिस इज अ टर्म। वो हेलुसिनेट करता है। अब क्या है कि उसको लगता है कि ये आंसर है, और वो अपने मन से फिर अपने मन से चीजें क्रिएट करना शुरू कर देता है। ठीक है, और आपको ये हेलुसिनेशन हो रहा है चैट जीपीटी में, आपको नहीं पता चल पाएगा अगर आपको सब्जेक्ट का नॉलेज है कि नहीं। तो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना होता है। जो भी एआई या सॉल्वर्स हैं, सॉल्वर्स भी वैसे ही है। वो उन सॉल्वर्स को ये दिमाग नहीं है कि अंदर क्या है, वो बस वो ब्लैक बॉक्स को सॉल्व कर देते हैं। तो उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं, उसको फिजिक्स का इन्फॉर्मेशन उतना बेटर नहीं है। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसके लिमिटेशंस होंगे, और आप उसको क्रॉस ना करो। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है सब्जेक्ट का नॉलेज, और ये अप्रोक्सीमेशंस भी। तो आप जो सॉल्वर है वो भी कुछ कुछ अप्रोक्सीमेशंस के बेसिस पे ही चलते हैं। आपका जो एनालिटिकल सॉल्यूशन है वो भी अप्रोक्सीमेशंस के बेसिस पे ही चलता है। ठीक है, हम लोग थोड़ा डिविएट हुए, बट दिस इज टू एम्फसाइज कि ईएम सॉल्वर्स को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। और इवन ये भी कि हम सब्जेक्ट पढ़ने के बाद अगर ऐसा हो सकता है कि आप रिकॉल करो कि एंटेना पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो आपको ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन याद आ रहा होगा। बट आपको ये भी याद आना चाहिए कि दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन, दिस इज नॉट 100% ट्रू, एग्जैक्ट नहीं है ये, इसके जैसा होता है, या ये याद रखना है।
अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे था जो मिस हुआ है, द रेशियो ऑफ द वोल्टेज एंड करंट एट द फीड पॉइंट इज द इनपुट इम्पीडेंस। और ये जो फीड पॉइंट है जहाँ से आप एक्साइटेशन दे रहे हो, यहाँ पे वोल्टेज और करंट का आप अगर एक रेशियो लो तो ये आपको इनपुट इम्पीडेंस मिलेगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप एंटेना डिजाइन कर रहे हो, क्योंकि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो भी सोर्स से पावर ट्रांसमिट कर रहे हो अपने एंटेना को, इन दोनों का जो इम्पेडेंस का मैचिंग है ये एक अच्छा होना चाहिए, वरना क्या होगा कि अगर ये मैचिंग अच्छा नहीं होगा तो पावर रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो आपका एंटेना पावर इज एक्सेप्ट नहीं करता। तो इम्पेडेंस मैचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसमें बहुत रिसर्च होता है। बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन भी होता है अगर आप एंटेनाज रिलेटेड जॉब्स वगैरह अप्लाई कर रहे होगे, या कहीं पीएचडी या मास्टर्स वगैरह में कहीं पे इंटरव्यू दोगे, तो हो सकता है कि चीज़ पे पूछ लें। तो इम्पिडेंस मैचिंग इज इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए इम्पिडेंस मैचिंग अपने आप में एक डोमेन हो जाता है जहाँ पे आप सर्किट्स डिजाइन करते हो दो चीज़ों को बीच में मैच करने का, ताकि पावर ट्रांसफर अच्छा हो। ठीक है, इम्पिडेंस मैचिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर पावर ट्रांसफर। ठीक है, अब हम लोग कुछ डिस्कशंस लगातार कर लिए हैं, तो 2 मिनट रुकते हैं। और अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है अभी जो भी पिछले स्लाइड और इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग जो प्रीवियस क्लासेस के डिस्कशंस थे, कैसे हम लोग सोर्सेज से लेकर के फील्ड तक पहुंचे, फील्ड से लेकर के पैटर्न्स पहुंचे, पैटर्न से हम लोग एंटेना के परफॉर्मेंसेस कैरेक्टरिस्टिक जो थे उनको देख लिया। और अब हम लोग लीनियर एंटेनास पे जा रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि डाइपोल जो हर्ट्जन डाइपोल था उसका रेडिएशन रेजिस्टेंस खराब होता है। तो हम लोग, और हमने देखा था कि रेडिएशन रेजिस्टेंस अच्छा करने के लिए एंटेना का लेंथ ज़्यादा होना चाहिए। तो अब हम लोग लीनियर एंटेनास देख रहे हैं। लीनियर एंटेनास के ऊपर हमने जो उसका फिगर है, जो डायग्राम है उसको हमने देखा, डायग्राम के अराउंड डिस्कशन किया, और अप्रोक्सीमेशंस के बारे में हमने एम्फेसाइज किया। इस ये चीज़ हमने डिस्कस की। इनमें से कुछ अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। डाउट नहीं है तो हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो पहले 2 पॉइंट्स यही कहते हैं कि जो सोल्यूशन प्रोसीजर है, अगर वो एनालिटिकल ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप एग्जैक्ट सोल्यूशन लेके, जितना ज़्यादा एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन लेके आप चलोगे, जितना क्लोज होगा उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उस मैथ को सॉल्व करना। तो हम लोग उतना वी शैल नॉट डेल्व इनटू देम इन दिस कोर्स। उतना
एग्जैक्ट और उतना क्लोज अप्रोक्सीमेशन के लेके नहीं चलेंगे, हम लोग थोड़ा सा इजियर अप्रोक्सीमेशन के थ्रू करेंगे। और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग लेंगे, हम लोग अगर एक्सपेरिमेंटली भी हम लोग वेरीफाई करेंगे तो इट विल गिव बहुत क्लोज रिजल्ट्स जो एक्चुअल आना चाहिए। ठीक है। तो और हमारा कंसर्न ज़्यादा इस बात पे होगा कि जो भी अप्रोक्सीमेट हम लोग करंट का डिस्ट्रीब्यूशन लेके सॉल्व कर रहे हैं, उससे जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उनका मीनिंग क्या है। ठीक है, जो भी एक्सप्रेशंस या जैसा भी डिपेंडेंस आएगा कि उनसे क्या नॉलेज आ रहा है, उस पे हम लोग को ध्यान ज़्यादा रखना है, इंस्टेड ऑफ कि वायर पे एग्जैक्ट कैसा करंट था तो उसके लिए क्या होता। जैसा भी था उससे क्या असर हो रहा है, हमें वो उस पे ध्यान देना है। और हम लोग अभी के लिए एक साइनसॉइडल करंट डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे ऑन अ थिन स्ट्रेट डाइपोल such that a current distribution constitutes a kind of standing wave over the dipole and represents a good approximation. तो दिस इज ऑल्सो गुड अप्रोक्सीमेशन जो हम लोग भी डिस्कस करेंगे, उसको स्टैंडिंग वेव वाला assumption लेंगे कि करंट सोर्स के पास हायर है एंड एज वी गो क्लोज टू द एंड्स एंड्स के पास जाते जाते करंट जीरो हो जाएगा। तो ऐसा ये तीर कमान वाला जो होता है वैसा सा शेप बन रहा होगा। ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन। और इससे भी और सिंपल अप्रोक्सीमेशंस भी आपको दिखेंगे, कई कई प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में दिख जाएगा उसमें। वो बस ये ट्राइंगुलर ले लेते हैं कि सोर्स के पास बहुत हाई था और सीधे सीधे ऐसा लीनियर ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ साइनोसॉइडल। तो एग्जाम में ऐसे तरह के प्रॉब्लम भी आपको दिए जा सकते हैं, इसमें आपको इंटीग्रेशन थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ सकता है। आई गेस बलानिस, सीए बलानिस में एक क्वेश्चन भी होगा जिसमें उनने इंस्टेड ऑफ ये साइनोसॉइडल लेने की जगह उनने ऐसा लीनियर ले लिया। तो ऐसा हो सकता है कि या फिर आपको कहीं प्रॉब्लम में बोल दे कि एग्जैक्ट ये रेक्टेंगुलर ही है, मतलब बराबर एंड पे भी इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। तो ऐसा आपको प्रॉब्लम मिल सकता है, बट अभी के लिए सबसे जो अच्छा अप्रोक्सीमेशन हमें पता है वो साइनोसॉइडल है। और उसको इंटीग्रेट करना भी उतना डिफिकल्ट नहीं होता। तो हम लोग ये साइनोसॉइडल डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे जिसमें वो ऐसा बो के शेप का दिखेगा। ठीक है। तो अब ये अप्रोक्सीमेशन हमने ले लिया है। अब उसको एक्सप्रेस ऐसा इक्वेशंस में एक्सप्रेशन लिख देते हैं। तो ये क्या, तो अगर आप ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको लिखोगे तो ये ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकते हो। ये करंट के लिए एक मैग्नीट्यूड ले लिया जो मैक्सिमम होगा, उसका साइनोसॉइड लेंगे और सेंटर से हम लोग आउटवर्ड्स मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर ये आपका z इक्वल टू जीरो है तो पॉजिटिव के लिए दिस बिकम्स, ये एच आपका पॉजिटिव हो रहा होगा, जस्ट द हायर वैल्यू। तो एच माइनस जीरो लिखेंगे, एच माइनस जेड लिखेंगे। और लोअर के केस में क्योंकि जेड आपका नेगेटिव है तो आप एच प्लस जेड लिखोगे, तो आपको यहाँ पे इस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे होगे। तो और अगर आप इन दोनों को साथ में लिखना चाहते हो तो ऐसा बीच में मॉड का सिंबल दे दोगे जो एब्सोल्यूट ले रहा होगा। तो दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन कि करंट कैसा है। तो हम लोग करंट को हम लोग खुद से डिफाइन कर रहे हैं। और अगेन जैसा एक बार क्वेश्चन भी आया था कि हम लोग बोले थे कि हमें कैसा पता चलेगा कि कुछ हार्मोनिक है। तो अगेन हमने यहाँ पे साइनोसॉइड का एक्सप्रेशन डाल दिया, तो ये अगेन दिस इज हार्मोनिक। ठीक है। तो करंट का एक्सप्रेशन हार्मोनिक है इधर, और हम लोग खुद से डिफाइन कर रहे हैं उसको कि कैसा करंट है ताकि हम लोग उसके बेसिस पे सॉल्व करें। तो यूजुअल आप देखोगे जहाँ पे भी हम लोग एंटेनाज या किसी भी इसके रिलेटेड सॉल्व करते हैं तो हम लोग खुद से ही असाइन कर रहे होते हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता होगा। ठीक है। तो ये हमने करंट को डिफाइन कर दिया। अब एक बार करंट डिफाइन हो गया तो अगेन वही सारा प्रोसेस होगा कि करंट का इन्फॉर्मेशन है तो ऑक्सिलरी पोटेंशियल्स वगैरह निकालो, फिर उसे फील्ड्स निकालो, और उसके बाद फिर उसे पैटर्न निकालो और फिर पैरामीटर्स निकालो। सेम रूटीन, ये जो रूटीन है ये हमेशा फॉलो होता है। ठीक है। अब एक बारी करंट निकल गया है और हमारे पास, हमने हर्ट्जन डाइपोल के लिए सॉल्व किया ही था, तो हर्ट्जन डाइपोल का जो रिजल्ट है हम लोग उसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे। अब हर्ट्जन डाइपोल के लिए हमें पता था कि एक करंट के लिए एक डिस्टेंस पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आता होगा। तो हम लोग फार फील्ड वाला अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे उसका। अगर आप यहाँ देखोगे साइड में बॉटम में एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं।
कि आइडियल करंट के लिए या एच फील्ड और ई फील्ड कैसा होता है फार फील्ड में। तो डायरेक्टली ये जो रिजल्ट आए थे ना हर्ट्जन डाइपोल के लिए, उसको लेके इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इस छोटे सेक्शन के लिए डी ई के लिए या फिर ईटन और डी एच के लिए हर्ट्जन डाइपोल का एक्सप्रेशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो लिख दिया हमने एक छोटे सेक्शन के लिए। अब वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हर डी ई थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। हर छोटे सेक्शन की वजह से एक डी थीटा आ रहा होगा, और हर डी थीटा को हम लोग उस पी पॉइंट पे ऐड कर लेंगे, तो हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा। लेकिन अभी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो अगेन वही प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम जो है ये जो आर वाले टर्म्स का आता है, क्योंकि हर जो पॉइंट है जो एंटेना पे, और जो पॉइंट हम लोग फील्ड निकाल रहे हैं, उनका लेंथ हल्का हल्का डिफरेंट है। ठीक है, तो वो जो स्लाइड डिफरेंस है वो अगर आप नॉर्मल मैग्नीट्यूड टर्म में देखोगे तो इफेक्ट नहीं करेगा, बट फेज के टर्म में इफेक्ट करता है। फार फील्ड में फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फेज में वो इफेक्ट आएगा, ये जो आर डैश और आर का डिस्टेंस होता है किसी पॉइंट पे। तो हम लोग अभी इस ये जो अप्रोक्सीमेशन है इसको सॉल्व कर रहे होंगे ताकि फेज वाला एरर उतना ज़्यादा ना हो। तो हमने करंट तो डिफाइन कर लिया, और हमें डेल्टा ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंफॉर्मेशन है वो पता है, अगर डेल्टा जो पोर्शन के लिए। बट इंटीग्रेट करने से पहले हमें हमें ये जो डिस्टेंस वाला टर्म है इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो अब इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे आर डैश टर्म था डिनोमिनेटर में, और यहाँ ई पावर जे बीटा आर डैश लिखा हुआ था जो फेज के टर्म में है। तो ये डिनोमिनेटर वाला आर डैश उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट न्यूमरेटर वाला आर डैश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्योंकि ये फेज में एरर की तरह आ जाएगा अगर हम लोग इसको करेक्टली डील नहीं करेंगे तो सबसे पहले तो ये है कि फार जोन में कर रहे हैं, तो ये जो डाइपोल का जो लेंथ है एच, दिस एच इज मच मच स्मॉलर देन आर, या आर डैश जो भी डिस्टेंस है ये। ठीक है, तो अगर ये एच बहुत छोटा है तो जो जेड है और डी जेड है तो वो तो एक्सट्रीमली स्मॉल होगा, तो दैट इज अंडरस्टूड। अगर आर एच से बहुत बड़ा है तो एन एच हमें पता है कि एच इज बड़ा देन जेड, और या फिर डी जेड, तो आर इज डेफिनेटली मच मच ग्रेटर देन जेड और डी जेड। ठीक है, तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन कैसे करेंगे अब थोड़ा ये बेसिक मैथमेटिक्स, हाई स्कूल मैथमेटिक्स के हिसाब से, अगर एक ट्राइंगल लो और आपके पास ये थीटा है, और एक आर्म आपका आर डैश है, दूसरा आर्म आर है, और एक आर्म जेड है, तो आप ये एक्सप्रेशन लिख सकते हो, आर डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस टू आर जेड कॉस थीटा। ये थ्योरी ऑफ वो जो भी ट्राइंगल्स का होता है, दिस इज बहुत पुराना हाई स्कूल का मैथ्स। ठीक है, ये बहुत अचानक से ये सब ऐसी चीजें आ जाती हैं, तो आई गेस आप अगर क्लास 5 या क्लास 6, ये नहीं तो सॉरी 5 6 नहीं, मे बी 7th या 8th, क्लास 7 या क्लास 8 में आपने जब भी ट्राइंगल्स पढ़ा होगा तब ये चीज आया होगा, तो आपको बहुत पुराना चीज आके रिविजिट करना पड़ेगा कि ये जो एक्सप्रेशन है, तो उससे हम लोग आर डैश को आर और जेड के टर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो एक बार ये लिख दिया, और हमें पता है कि ये जो आर है दिस इज मच ग्रेटर देन जेड स्क्वायर। और ये जो एक्सप्रेशन है और दिस अगर आप इसको बहुत क्लोजली देखोगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसा के भी क्लोज दिख रहा है, और इसका आप रूट वगैरह निकालोगे तो उसको सॉल्व करोगे तो ऐसा एक ये टर्म दिख जाएगा आपको, आर माइनस जेड कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमने अप्रोक्सीमेट कर लिया, आर डैश इज इक्वल्स टू आर माइनस जेड कॉस थीटा। और इसको एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, वो ये था कि ये जेड है, आपके पास ये एंगल थीटा है, तो आपका ये जो बेस का टर्म आएंगे इसको जेड कॉस थीटा लिख सकते हो, और आप आर माइनस जेड कॉस थीटा करोगे तो ये दिस विल बिकम इक्वल टू आर डैश। तो वैसे ट्रिग्नोमेट्री से भी आ सकता था ये, या फिर आप ये थ्योरी ऑफ फोर ट्राइंगल से भी आप निकाल सकते हो।
तो मिला जुला के ये आर डैश को हमने आर और जेड के टर्म में लिख दिया, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये ई का पावर आर डैश वाला। और डिनोमिनेटर वाला आर डैश को हम लोग डायरेक्टली आर से रिप्लेस कर देंगे, उसके लिए हम लोग बॉदर ही नहीं करेंगे क्योंकि वो मैग्नीट्यूड में इतना इफेक्ट आएगा ही नहीं। तो अब एक बार ये आर डैश को हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे और ये डी थीटा के लिए इंटीग्रेट करेंगे, तो अब ज़्यादातर जो टर्म्स है वो बाहर आ जाएंगे। ये जो भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाले जो एक्सप्रेशन है उसमें शुरुआत का सारा पार्ट बाहर इंटीग्रेंड के बाहर आ जाएगा। और केवल डिपेंडेंट टर्म को आप देखोगे तो एच और माइनस एच के लिमिट के बीच में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो कि हमारा एंटेना का लेंथ है। ठीक है। और वो जो साइन बीटा एच प्लस मॉड जेड वो वाला टर्म आएगा, और दूसरा जो फेज के पावर में नहीं ई पावर माइनस जे बीटा था, वहां पे वो कॉस थीटा वाला बीटा जेड आएगा और कॉस थीटा वाला टर्म आएगा। तो ये एक्सप्रेशन इंटीग्रेंड ये बनेगा। अब ये इंटीग्रल को सॉल्व कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फॉर्मेशन पता है और मैग्नेटिक फील्ड का भी इन्फॉर्मेशन पता है। तो 2 मिनट यहाँ रुकते हैं, और इसमें इन हमने क्या ये जो स्टेप्स किए इनमें क्या अगर कुछ दिक्कत आता है तो डिस्कस करते हैं। तो स्टेप 1 था हर्ट्ज़ियन डाइपोल से, स्टेप 1 था हमारा करंट सोर्स का इंफॉर्मेशन। स्टेप 2 था हर्ट्ज़ियन डाइपोल से रिजल्ट्स बोरो कर रहे हैं हर्ट्ज़ियन टू इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हम लोग यहाँ पे वो ऑक्सिलरी पोटेंशियल वाला जो हमने पहले किया हुआ उसको ही यूज कर लिया, और ये फार फील्ड में कर रहे हैं। स्टेप 3 इज आर डैश अप्रोक्सीमेशन और करेक्ट फेज। और स्टेप 4 क्या था? स्टेप 4 था ई फील्ड इंटीग्रेशन। तो हमने 4 स्टेप्स किए, और अब हम ये 2 मिनट रुकते ताकि आपको इसको रीड करना हो तो कर लो, और इसमें अगर कुछ डाउट आता है तो। ओके, तो हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो हमने अभी तक करंट का अप्रोक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, उससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेट करने से पहले जो अप्रोक्सीमेशन नेसेसरी है वो हमने देखा, और उसके बाद अभी इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में भी थोड़ा थोड़ा अप्रोक्सीमेशन इंटीग्रेशन में भी थोड़ा थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगेगा। अब आप अगर इसका इंटीग्रेंड को देखोगे तो इसमें 2 टर्म्स हैं, एक ये साइन वाला टर्म है और एक ये एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है। अब ये पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को डील करते हैं। एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को डील कर रहे हैं, तो ये जो ये ऑयलर फॉर्म है ई पावर
करके अगर हम लोग कुछ लिखते हैं, उसको हम लोग हमेशा ऐसा कॉस और साइन के टर्म्स में भी ब्रेक कर सकते हैं उसको, रियल इमेजिनरी के पार्ट में। तो हम लोग सबसे पहले इस जो एक्सपोनेंशियल है उसको ब्रेक करेंगे, तो कॉस और साइन। अब हमें पता है कि जो लिमिट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, और हम लोग इवन ऑड फंक्शंस को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग हमारे जो ऑड फंक्शंस होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। ठीक है। तो ऑड फंक्शन जीरो हो जाते हैं, इसको कैसे हम लोग चेक करेंगे? ऑड फंक्शंस साइनोसॉइड्स के केस में देखते हैं। हमारा जो साइन थीटा है वो ऐसा दिखता है ना, सॉरी ये जीरो के अप्रोक्सीमेट। और जो कॉस है, कॉस हमारा ऐसा सा दिखता है। ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज बेसिकली एरिया अंडर कर्व, और एरिया को उनके सिंबल्स के साथ लेना है। तो अगर हम लोग माइनस एक्स से प्लस एक्स में अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो साइन का जो भी एरिया आ रहा होगा, अगर इसके बाद का भी थोड़ा सा पार्ट अगर ये सिमेट्रिक इंटीग्रल में ले रहे हैं, तो ये जो एरिया आ रहा होगा, ये जो एरिया आ रहा होगा, तो जो y का पॉजिटिव के लिए पार्ट है, जो x एक्स एक्सिस के ऊपर है, उसको उसका पॉजिटिव सिंबल के साथ लेंगे, और जो नीचे है उसको नेगेटिव के साथ लेंगे। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर में जितना एरिया है, नीचे भी उतना ही एरिया है, एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे। तो ये हमेशा जब भी आप इंटीग्रेट करोगे ना, ये जीरो देगा। बट जो पॉजिटिव ये हो गया ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन जीरो देता है अगर आप सिमेट्रिक इंटीग्रांड को लेके सॉल्व करोगे। बट इवन फंक्शन जो होता है, जैसे कि ऑड साइन था तो, और इवन कॉस होता है, तो कॉस के लिए आप इंटीग्रेट करोगे इक्वल लिमिट्स में, तो वो जीरो नहीं हो रहा होता है। इट कैन बी जीरो, बट आप डायरेक्टली नहीं कह सकते हो। ऑड फंक्शंस के लिए आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि जीरो आएगा। इवन के लिए नहीं कह सकते हो, इवन में कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा होगा। तो इसी हिसाब से हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो द साइन वाला पार्ट है, दिस इज ऑड एंड दिस विल बिकम जीरो। तो केवल कॉस वाला पार्ट रहेगा। तो कॉस वाला पार्ट को हमें इंटीग्रेट करके चेक करना पड़ेगा कि क्या लिमिट है। तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया, तो इसमें से हम लोग जे साइन थीटा गायब कर दिए। तो अब ये जो इंटीग्रेशन बचा, दिस इज साइन बीटा एच माइनस मॉड जेड इंटू कॉस बीटा जेड कॉस थीटा। तो यही पार्ट बचा हमारे पास। तो अब जो इंटीग्रेशन है वो बस इसको इंटीग्रेट करना होगा, और इसमें भी लिमिट्स को हम लोग पॉजिटिव लिमिट्स ले लेंगे और टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। क्योंकि ये सिमेट्रिक है, तो जो पॉजिटिव में वैल्यू आएगा वही नेगेटिव से भी वैल्यू आएगा। तो जीरो टू एच ले लेंगे, और यहाँ पे टू पाई था, 2 पाई है, यहाँ पे 4 पाई था। तो टू से मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे, और लिमिट्स को चेंज किया। अब ये जो इंटीग्रेशन आया, अब इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अगर ये भी जो भी इंटीग्रेशन आ रहा होगा उसको हम लोग एफ थीटा से डिनोट कर देंगे। ठीक है। तो अगर आप इसको आप अगर आप भूल जाओ और इसको एफ थीटा लिख दो, तो फिर हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा होगा। ठीक है। तो हमने क्या किया, ई फील्ड का एक्सप्रेशन लिखा। पहले हमने आर डैश का टर्म को गायब किया। नेक्स्ट हमने ई पावर जे बीटा जेड कॉस थीटा को सॉल्व करके हमने उसका इमेजिनरी पार्ट गायब कर दिया। और जो भी बचा उसको इंटीग्रल में लिखा, लिमिट थोड़े से चेंज की, और रिजल्ट को एफ थीटा में लिख दिया। अब एफ थीटा का जो रिजल्ट है उसको इंटीग्रेशन करके ये आता है। तो दिस इज लेफ्ट एज एक्सरसाइज। टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा एक ऐसा इंटीग्रेशन क्या हुआ है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर आपको याद होगा तो वो यूज करके कर सकते हो। आपको ये बीटा तो साइन एक्स प्लस वाई को आप साइन एक्स कॉस वाई ऐसे करके सॉल्व सेपरेट भी करना होता है, वो सब चीज़ें लग रही होंगी सॉल्व करने के लिए। तो आपका जो आप जेड को इंडिपेंडेंट कर दोगे, जेड वाले टर्म्स केवल इंटीग्रेशन होंगे, और ये वाले टर्म इंटीग्रेशन में हो रहे होंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और ये
ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कुछ एक्सप्रेशन यूज होकर सॉल्व होगा। बीच में ये एक्सप्रेशन लंबा होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपको ये रिजल्ट मिल रहा होगा। एनीवेज, अगर आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे आपको ये रिजल्ट आएगा। और अभी के लिए मान लेते हैं कि रिजल्ट आएगा, तो जो एफ थीटा है इसको हम लोग पैटर्न फंक्शन बोलेंगे। अभी हम लोग पैटर्न फंक्शन के बारे में देखेंगे, बट एक बार पॉज करते हैं। और अगर इसमें से कोई डाउट हुआ तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इंटीग्रेशन में चीज़ें अप्रोक्सीमेट किया और कुछ कुछ चीज़ें सॉल्व की, और वो दो तीन टर्म्स को जीरो करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ चुका है और उसमें हम लोग एफ थीटा बोल के एक टर्म को रखे हैं, और एफ थीटा का एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा हुआ है। तो इसमें से अगर कुछ डाउट है तो बताइएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया है? अभी तक हमने करंट डिफाइन किया। करंट के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने आर डैश का अप्रोक्सीमेशन किया। इंटीग्रेशन के अंदर ई पावर आर का अप्रोक्सीमेशन का एक इक्विवेलेंट वैल्यू लिखा। ऑयलर फॉर्म से हम लोग बीटा जे फॉर्म में गए, और फिर हमने इंटीग्रेशन किया, और इंटीग्रेशन के बाद एक एफ थीटा बोल के एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया जिसको हम लोग पैटर्न फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग एक समरी देख लेते हैं स्टेप्स का। तो ये हमारा सेंटर फेड लीनियर डाइपोल था साइनसोइडल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। इसके लिए करंट का एक्सप्रेशन ये रहा। करंट का एक्सप्रेशन से हम लोग सीधे हर्ट्जियन डाइपोल का रिजल्ट यूज किए यहाँ पे। हर्ट्जियन डाइपोल का रिजल्ट से हमने डी ई थीटा टर्म को लिखा। साइमल्टेनियसली हमारे पास ये जो आर आर डैश का टर्म था उसको अप्रोक्सीमेट करके आर डैश वाले टर्म्स को हमने आर और जेड के टर्म में डिनोट कर दिया। ये अप्रोक्सीमेशन था। इसको हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे आर डैश जो है। इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल एक्सप्रेशन मिल रहा है जिसमें इंटीग्रेशन करना बाकी है। अब इस इंटीग्रेशन में हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, ई पावर एक्स को ए प्लस आई बी वाले फॉर्म में। ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है जिसमें हमारे पास ये एफ थीटा वाला टर्म आ रहा है। एफ थीटा का रिजल्ट्स ये रहा, एफ थीटा ये आएगा। और इस एफ थीटा को हम लोग पैटर्न फंक्शन बोलेंगे, यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। द फैक्टर एफ थीटा इज द प्लेन पैटर्न फंक्शन ऑफ द लीनियर डाइपोल एंटेना। ठीक है, तो ये पैटर्न फंक्शन एक बार ही हमारे पास जो मिल गया ना, इससे हमारा बहुत सारा लाइफ आसान हो जाएगा। अब क्योंकि हमने पिछले बार जब देखा था, जब हम लोग पैटर्न के लिए एंटेना पैटर्न्स के लिए डेरिवेशन कर रहे थे, ये जो भी टर्म आता है जिसमें साइन थीटा वगैरह नहीं होता है, जो कांस्टेंट्स और करंट और रेडियस और ये सब जो डिस्टेंस और ये सब जो टर्म होते हैं, ये सारे गायब भी हो जाते हैं क्योंकि जब भी आप नॉर्मलाइज करोगे ना, ये सारे टर्म गायब हो जाएंगे। जो बचेगा वही साइन थीटा कॉस थीटा वाले टर्म्स बचते हैं। तो क्योंकि ये सारे मैग्नीट्यूड के टर्म हैं और ये वाले ही फेज के टर्म होते हैं, ये वाले ही जो हैं जो पैटर्न को डिसाइड करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा वाले टर्म। तो हम लोग इसको अलग से लिख दे रहे हैं ये, और ये बस
अब हम लोग सारा डिस्कशन एफ थीटा के अराउंड करेंगे कि इस एफ थीटा से कैसा पैटर्न बन रहा होगा, और फिर बाकी रिजल्ट्स उससे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे पास ये पैटर्न फंक्शन का एक्सप्रेशन अब आ चुका है। अब इसी पैटर्न फंक्शन से हाफ डाइपोल और बाकी सारे तरह का डाइपोल भी इसी से डिराइव हो जाएंगे। तो ये एक समरी स्लाइड है। ये डेरिवेशंस वगैरह में भी आप इससे डायरेक्टली इन स्टेप्स को फॉलो करके आप लिख सकते हो एग्जाम में, अगर ये ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है तो। और आई थिंक दिस सब ये समराइज करता है काफ़ी अच्छे से आपका लीनियर डाइपोल के लिए डेरिवेशन। तो इस यहाँ पे हम थोड़ा सा अगेन पॉज करते हैं ताकि आप ये स्टेप्स को देख लो। इसमें से अगर कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा तो आप टाइप करना। आई बी अवे फ्रॉम स्क्रीन फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, बट आप क्वेश्चन चैट में लिख सकते हो या फिर मेरे आने पे पूछ सकते हो। 2 मिनट के लिए रुकना, ठीक है। मैं सॉरी, कुछ काम आ गया था। ओके, तो आई एम गेसिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज विल प्रोसीड। तो हमने भी पैटर्न फंक्शन का डेरिवेशन कर लिया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन किया जिसमें हमने पैटर्न फंक्शन का डेरिवेशन भी साथ में हो गया। अब और ये पैटर्न फंक्शन के बेसिस पे काफ़ी सारा डिस्कशन होगा जो कि बेसिकली पार्ट है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है उसमें पैटर्न फंक्शन ही जो सारे वेरिएशंस दिखाएगा अलग अलग डाइपोल के लेंथ्स के लिए, जो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फाइनल एक्सप्रेशन आया था डेरिवेशन में, और इंटीग्रेशन से पहले और इंटीग्रेट करके ये एक्सप्रेशन इसमें एफ थीटा ऐसा दिखता है। तो अब दिस जो एफ थीटा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बताता है, इसलिए इसको पैटर्न फंक्शन बोलते हैं। इज द ई प्लेन पैटर्न फंक्शन ऑफ द लीनियर डाइपोल एंटेना, एंड इट डिस्क्राइब्स द रेडिएशन पैटर्न और द वेरिएशन ऑफ नॉर्मलाइज्ड फार फील्ड ऑफ ई थीटा वर्सेस द एंगल थीटा। तो थीटा के अगेंस्ट इसका वेरिएशन हमें पता चलता है। और इस चीज में आप अगर नोटिस करो तो थीटा के अलावा एक और डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे आपको एच, बीटा एच दिख रहा होगा। और बीटा एच क्या है?
बीटा इज 2 पाई बाय लैम्डा, और एच आपका एंटेना का जो लेंथ है, जो डाइपोल का लेंथ है वो है। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है जिस पे आप काम करोगे, जो वेवलेंथ, और जो एंटेना का लेंथ है, ये दोनों के हिसाब से आपका पैटर्न चेंज हो रहा होगा, अपार्ट फ्रॉम थीटा। थीटा तो आपका स्पेशल पैरामीटर है, आपका स्पेस में कैसा वेरिएशन हो रहा है। बट आप अगर फ्रीक्वेंसी जिस पे आप हाँ एक्साइट कर रहे हो, ये जो एक्साइटेशन है जिस पे आप चेक कर रहे हो आपका पैटर्न, और जो लेंथ है एंटेना का, अगर आप लेंथ चेंज करोगे तो आपका एंटेना का पैटर्न भी चेंज होगा। तो अब हमें पता चल रहा है कि इनसाइड है कि अगर कोई एंटेना का ये जो अगर ज्योमेट्री सेम है, अगर आपका कोई एक एंटेना है जो कि टोटल लैम्डा लेंथ का है, या फिर सेम ज्योमेट्री का कोई एंटेना है जो λ/2 लेंथ का है, तो इन दोनों के पैटर्न सेम नहीं होंगे, भले ही ज्योमेट्री सेम है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि पैटर्न चेंज होता है अगर जैसे जैसे एंटेना का डायमेंशन चेंज हो रहा होगा। जरूरी नहीं कि कोई दो एंटेना जो एक जैसे दिखते हैं उनका पैटर्न भी एक जैसा हो। ठीक है, वो किस आप फ्रीक्वेंसी पे देख रहे हो उस पे, और उसका जो डायमेंशन है उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा पैटर्न। लेकिन एक चीज आप और नोटिस करोगे, अगर आप थीटा को π/2 रखोगे तो आपको ये इस जो पैटर्न है वो सिमेट्रिक दिखेगा। और ये ऑब्जर्वेशन करने के लिए आप मैटलैब वगैरह यूज कर सकते हो। बट हमारे पास एक सिमेट्री है थीटा इक्वल टू π/2 प्लेन के लिए, और अलग अलग लैम्डा लेंथ के लिए आपको अलग अलग पैटर्न्स भी मिल रहे होंगे। अम, और हाँ, सेकंड पॉइंट पहले यहाँ पे इसको देखते हैं। और जो एच प्लेन पैटर्न है वो फाई से इंडिपेंडेंट है। तो आप अगर एक्सप्रेशन देख रहे होगे इसमें आपको कहीं पे फाई नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे भी फाई नहीं है। तो आपका जो एच प्लेन पैटर्न है वो फाई से इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है कि वो केवल, जैसे पिछले बार देखा था ना, वो वैल्यू 1 आ जाता है क्योंकि कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो एच प्लेन पैटर्न हमेशा सर्कल्स होंगे। जब अगर ऊपर से देखोगे आप, जो कि एच प्लेन आता है तो वो हमेशा सर्कल्स होंगे। खाली जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा आपको वो ई प्लेन में दिखेगा। ठीक है, तो आप अगर ये वाला शेप को अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऐसा सर्कल आएगा, इस शेप को ऊपर से देखो सर्कल आएगा, इसको भी ऊपर से देखोगे तो ऐसा सर्कल आएगा, इसको भी आप ऊपर से देखो तो सर्कल आएगा। तो उसका मतलब ये है कि ये वाला जो जैसे ये शेप है, ये आपका वड़ा जैसा बन जाएगा। ये और ये थोड़ा चपटा वड़ा है। ये ऐसा है कि ऐसा कोनिकल एक डिस्क, और कोनिकल ऐसा कुछ, ये आपका दो कोन जैसा ऐसा दिखेगा। ऐसा टाइप का आपके वेरिएशन होंगे अगर आप इन सारे लेंस के लिए देखोगे। और यहाँ पे जो प्लॉट्स है ना, ये अलग अलग वेवलेंथ्स के लिए है। तो अगर ये 2h/λ अगर 1/2 है, या 1 है, 3/2 है, या 2 है, ये अलग अलग रेशियोज के लिए, β/h के वैल्यूज के लिए ये सारे प्लॉट्स दिखाए हुए हैं। तो अगर आप लेंथ चेंज कर रहे हो एच का, तो आपको अलग अलग तरह का पैटर्न मिलेगा। तो ये आप, यही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था, और ये प्लॉट्स जनरेट किए हुए हैं। और आप एक चीज नोटिस करो, तो जब हाफ था 1 था और 3/2 था आपका, ये थीटा इक्वल टू 90 जो प्लेन है, जो बेसिकली ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस पे रेडिएशन हो रहा था। बट जैसे आप 2 लैम्डा पे पहुंचोगे, ये उस प्लेन से रेडिएशन भी गायब हो जाता है। तो ये आप यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप करेक्ट डायमेंशंस यूज कर रहे हो अपने एंटेना डिजाइन के लिए, कि आपको किस डायरेक्शन में रेडिएशन चाहिए। तो ये एफ थीटा पैटर्न जो फंक्शन है, पैटर्न फंक्शन, इसके बेसिस पे आप रेडिएशन पैटर्न्स प्लॉट कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंटेना कैरेक्टराइजेशन में। तो पैटर्न फंक्शन जो आपके, और पैटर्न फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का में से आप जो साइन थीटा कॉस थीटा वाले टर्म बाहर निकाल दो, उसको पैटर्न फंक्शन बोलते हैं। और उस पैटर्न फंक्शन से आप ये सारे पैटर्न्स बना सकते हो। और एक बार आपने पैटर्न बना लिए तो अगेन आपको वो सारे ऑब्जर्वेशन, बीम विड्थ, डायरेक्टिविटी, साइड लोब्स, ये सारी चीज़ें आपको उससे उससे डराइव हो जाएंगी। ठीक है, तो
यहाँ पे अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार समराइज करते हैं हम लोग क्या कर रहे थे। हम लोग करंट का एक्सप्रेशन लिखा, करंट का एक्सप्रेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड डी का एक्सप्रेशन लिखा, डी में हमने आर डैश का अप्रोक्सीमेशन किया, फिर हमने ई पावर जे बीटा आर डैश का अप्रोक्सीमेशन किया इंटीग्रल के अंदर वाले पार्ट का। अप्रोक्सीमेशन नहीं था एग्जैक्टली, सब्स्टिट्यूशन था, उसको सॉल्व किया जिसमें हमने ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का नॉलेज यूज़ किया। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखा इन टर्म्स ऑफ एफ थीटा, और एफ थीटा का एक जो हमारा पैटर्न फंक्शन, उसको यूज़ करके हमने पैटर्न्स प्लॉट किए। आज अब तक हमने ये किया है, और अब हम लोग यही पैटर्न्स को देख रहे हैं, और पैटर्न्स के हिसाब से हम लोग और पैरामीटर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने जो भी डिस्कशन किया था वो लीनियर डाइपोल्स के लिए था। अब उसमें हम सबसे पहला जो केस बनता है वो है हाफ वेव डाइपोल। हाफ वेव डाइपोल क्या केस है, जब 2h इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई टू वाला जो केस होता है, इसको हाफ वेव डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, तो हाफ वेव डाइपोल वाला जो केस है वो सबसे पहला जो ब्लू बॉक्स में है, ये वाला केस हाफ वेव डाइपोल का है। उसके बाद ये सेकेंड वाला एक्सप्रेशन, दिस इज डाइपोल, और वन वेवलेंथ वाला डाइपोल है ये। उसके बाद वाला 3/2 वेवलेंथ है, और लास्ट वाला ट्वाइस द डायमेंशन है। तो हाफ वेव डाइपोल इज वेरी पॉपुलर, ज़्यादातर डिज़ाइंस में यही यूज़ हो रहा होता है क्योंकि इसका पैटर्न हमें काफ़ी अच्छे से पता है, और दिस इज़ वेरी सिमिलर टू हमारा हर्ट्ज़ डाइपोल जैसा पैटर्न आता है, बट परफॉर्मेंस वाइज इट्स वेरी क्लोज टू दैट, हम लोग अभी देखेंगे भी। तो हाफ वेव डाइपोल का एक्सप्रेशन के लिए बीटा एच इज इक्वल टू 2 पाई एच बाई लैम्डा और इक्वल टू पाई/2। ठीक है, बीटा एच इज इक्वल टू पाई/2 वाला कंडीशन इज हाफ वेव के लिए। और पैटर्न फंक्शन उस केस में आप अगर सब्सटीट्यूट करोगे वैल्यू को, तो ये आ जाएगा कॉस पाई/2 कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब जो ये फंक्शन है वो अपना मैक्सिमम वैल्यू जो यूनिटी है वो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे रीच करेगा। और इस चीज़ को आपको सॉल्व करने के लिए आप बस सब्सटीट्यूट करो, साइन थीटा एट 91 होता है, कॉस थीटा पाई/2 एंड कॉस, यहाँ पे अंदर वाला कॉस थीटा कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है। जीरो इंटू पाई/2 आपका जीरो होता है, और कॉस जीरो आपका वन होता है। तो 1/1 दिस बिकम्स इक्वल टू वन, और ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ही वन ले सकता है। तो अपना मैक्सिमा वो थीटा इक्वल टू 90 पे पहुंचेगा, और नल्स थीटा इक्वल टू जीरो और 180 पे आएगा। तो थीटा इक्वल टू जीरो अगर आप पुट करोगे या 180 पुट करोगे तो यहाँ पे आपको नल्स वाले वैल्यू मिलेंगे, और उसके लिए आपको ये लिमिट्स के अंदर सॉल्व करना पड़ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग सीधे सीधे फंक्शंस के वैल्यू डाल के ये प्लॉट जनरेट कर लेते हैं। अब ये पैटर्न आ चुका है, और ये फार जोन के लिए और हमें हमेशा ध्यान रखना है कि सारा जो रिजल्ट है फार जोन में है, क्योंकि हम लोग बीच में एक रिजल्ट यूज किए थे, हाँ, फार फील्ड वाले हर्ट्ज डाइपोल के। तो हर्ट्ज डाइपोल के फार फील्ड रिजल्ट यूज किए हमने। तो क्योंकि हमने फार फील्ड रिजल्ट यूज किए हैं, उसमें अप्रोक्सीमेशन हुआ है, तो ये कोई भी चीज नियर फील्ड का हम लोग नहीं मान सकते हैं। नियर फील्ड में ये वाले जो एक्सप्रेशन से होल्ड नहीं करेंगे।
तो हमेशा देखना। तो फार फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फिर बस ये हमने एक बार पैटर्न फंक्शन सॉल्व कर को इवैल्यूएट किया, वापस पुट कर दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिखेगा, cos पाई बाय 2 cos थीटा बाय sin थीटा। मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा ही दिखेगा, उसमें ईटा नॉट मल्टीप्लाई होगा, ईटा नॉट से डिवाइड होगा। तो अगर यहाँ पे आप देख रहे हो 60 था, तो ये 60 वाला टर्म उसके नीचे 120 पाई से डिवाइड कर दिया है जो ईटा का वैल्यू था, तो ये 2 पाई का वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हमने डिफाइन कर लिया जो हमारा कंसर्न होता है यूजुअली किसी भी एंटेना के लिए। एक बार इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन हो गया है, तो हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर निकाल सकते हैं जो कि पावर का डेफिनेशन देता है। पॉइंटिंग वेक्टर का डेफिनेशन ये है, हाफ ई थीटा एच फाई का कॉन्जुगेट। तो ई थीटा और एच फाई का कॉन्जुगेट है, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, और पैटर्न फंक्शन बेसिकली स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो स्क्वायर हो गया, और ये आगे के जो कॉन्स्टेंट्स और वैल्यूज थे वो मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको ये पॉइंटिंग वेक्टर का वैल्यू मिल गया। आपके पास अब पावर का इन्फॉर्मेशन है। तो अब हमने क्या किया था, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन था जिसमें पैटर्न फंक्शन डिफाइंड था, और पैटर्न फंक्शन हमने सॉल्व किया, बीटा एच इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 आ गया उसमें। अभी उसके लिए फिर हम लोग पैटर्न फंक्शन इवैल्यूएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख लिया, और उससे हम लोग अब एक पॉइंटिंग वेक्टर भी डिफाइन कर दिए। अब तक हमने ये किया। 1 मिनट रुकते हैं, और आपको अगर इसमें से कुछ नोट डाउन करना है या रीड करना है तो आप करो, फिर हम लोग प्रोसीड करते हैं। अभी तक हमने देखा हमारे पास जब पैटर्न फंक्शन आया हाफ वेव डाइपोल के लिए, बीटा एच का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें ये पैटर्न फंक्शन का वैल्यू मिल गया। अब इस पैटर्न फंक्शन के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशंस लिख दिए, और अब उससे हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर भी डिफाइन कर दिए हैं। अभी एक बार पॉइंटिंग वेक्टर डिफाइन हो गया, तो हम लोग जो टोटल पावर रेडिएट हुआ है उसको स्फेयर उस स्फेयर में इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। तो पी एवरेज को हम लोग उस स्फेयर में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई से हमारे इंटीग्रल वाले टर्म्स आएंगे। और इस चीज़ को आप अगर सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करोगे तो ये कांस्टेंट वाले सारे पार्ट बाहर आ जाएंगे, और जो बचेगा वो ये कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक साइन थीटा मल्टीप्लाई हुआ था। तो अब आपके पास ये इंटीग्रेशन का टर्म आ गया। इस चीज़ को आप इंटीग्रेट करने के लिए आपको ये न्यूमेरिकली करना पड़ेगा, ये पेन पेपर पे सॉल्व नहीं होगा। बट आप जब इंटीग्रेट कर लोगे आप मैटलैब या कोई और एक कोड लिख के, तो आपको ये ये इंटीग्रल का एक वैल्यू 1.218 मिलेगा, और इस 1.218 को आप इस 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये 36.54 आएगा इनटू करंट का वैल्यू। ठीक है, तो आपको पावर जो है इतना मिल जाएगा आपको अपने हाफ वेव डाइपोल के लिए। सिमिलरली पावर, अब आपके पास पावर का एक्सप्रेशन आ गया है, अब उससे आप रेडिएशन रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो रेडिएशन रेजिस्टेंस आपका 73.1 आया था, आपको याद होगा। तो हर्ट्जन डाइपोल के लिए कुछ 0 पॉइंट समथिंग आया था, 0.08 या ओम से ऐसा कुछ आया था, तो जो कि बहुत खराब था। बट आपका हर्ट्जन आपका जो हाफ वेव डाइपोल है, दिस इज सिग्निफिकेंटली बेटर ना, 73 ओम्स के अराउंड आ रहा है। दिस इज वेरी गुड, नॉट वेरी गुड बट वे बेटर देन जो 0 के क्लोज था।
तो इससे ये पता चल गया कि आपके पास जो आपका जो अर्जेंट ये हाफ वेव डाइपोल है, हाफ वेव डाइपोल इज बेटर परफॉर्मेंस वाइज देन आपका हर्ट्ज डाइपोल। ठीक है। हम नेक्स्ट बाकी जो बच्चे कुछ पैरामीटर्स है हाफ वेव डाइपोल के वो डिफाइन कर देते हैं, फिर हमारा काम हो जाएगा आज का। तो अगला क्या था? अगला था रेडिएशन इंटेंसिटी। अभी क्या है ना कि बहुत इक्वेशन हैवी हो जा रहा है, क्योंकि यही सारे इक्वेशन से ही हमें क्वांटिफाई करते हैं जो पैरामीटर्स आता है। तो हमने स्टेप्स देखते हुए वापस से रिविजिट करके करंट की दिखाया, करंट से डी निकाला, डी से आर डैश का अप्रोक्सीमेशन किया, इंटीग्रल के अंदर जे बीटा आर डैश का अप्रोक्सीमेशन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया, मैग्नेटिक फील्ड का भी उसी से आया, पैटर्न फंक्शन डिफाइन किया। पैटर्न फंक्शन में हम लोग हाफ वेव के लिए बीटा एच इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। उससे हमें पॉइंटिंग वेक्टर का वैल्यू मिला, पॉइंटिंग वेक्टर से हमें रेडिएशन रेजिस्टेंस मिला, रेडिएशन रेजिस्टेंस से हमें ये इन्फर हुआ कि हाफ वेव डाइपोल इज बेटर देन हर्ट्जियन डाइपोल। ठीक है। तो अब तक हम लोग ये सारे स्टेप्स करते हुए आए। अब रेडिएशन रेजिस्टेंस निकल चुका है। अब नेक्स्ट हमारा क्या था? नेक्स्ट हमारा है रेडिएशन इंटेंसिटी निकालना। रेडिएशन इंटेंसिटी इज जस्ट आर स्क्वायर टाइम्स एवरेज पावर। तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा 15/πI m²। तो रेडिएशन इंटेंसिटी मिल गया। अब रेडिएशन इंटेंसिटी से हम लोग डायरेक्टिविटी निकाल सकते हैं, विच इज 4πU max/PR। तो 4 पाई इंटू जो यू मैक्स है वो आपका 15/पाई IM² आ जाएगा, और PR आपका 36.54 I² था, IM² था। तो सब वो कैंसिल हो गया, तो आपको 1.64 मिल गया। तो आपका डायरेक्टिविटी स्लाइटली बेटर देन हर्ट्जियन। इसको आप लॉग लोगे तो 2.15 आता है 1.64 का लॉग लेने से। 2.15 एज कम्पेयर टू ओमनी डायरेक्शनल रेडिएटर। तो आपका अगर ओमनी डायरेक्शनल रेडिएटर था, जो अगर हर डायरेक्शन में इक्वली रेडिएट कर रहा है, तो आपका जो हाफ वेव डाइपोल है, दिस इज इन अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में दिस इज 2.5 dB हायर होगा, 2.15 dB हायर होगा। तो आपको थोड़ा बेटर गेन, आपको थोड़ा बेटर डायरेक्टिविटी मिल रहा है, सॉरी, आपको थोड़ा बेटर डायरेक्टिविटी मिल रहा है आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस के तरफ में। पूरे गोल से ये थोड़ा चपटा है, तो ज़्यादा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रेडिएट कर रहा है। बीम विड्थ निकालने के लिए आपके पास जो पैटर्न फंक्शन था एफ थीटा, उसको आप हाफ पावर के लिए कंस्ट्रेंट में सॉल्व कर लोगे, तो इक्वल टू 1/√2 वाला जो वैल्यू आएगा वो मिल जाएगा। अगेन ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये भी आप या तो ग्राफिकली सॉल्व करोगे या फिर न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे। ये पेन पेपर से सॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है। ये आप न्यूमेरिकली या ग्राफिकली सॉल्व करोगे तो आपको 78 डिग्री मिलेगा। तो ये जो बीम विड्थ आया, दिस इज 78 डिग्री। So half wave dipole is only slightly more directive than the Hertzian, which has a directivity of 1.76। तो Hertzian dipole का 1.76 आया था, और उसका बीम विड्थ 90 डिग्री था। तो आप अगर आइसोट्रोपिक रेडिएटर है आपका जो पूरा गोल है, उस पर अगर आप हर्ट्जियन डाइपोल का पैटर्न ड्रॉ करोगे, तो आपको ये जो एंगल मिला था दिस वाज 90 डिग्री। और आपका जो हाफ वेव डाइपोल है दिस इज लाइक दिस, और उसमें जो आपको एंगल मिल रहा है दैट इज 78 डिग्री। तो दिस इज स्लाइटली मोर डायरेक्टिव देन दी हर्ट्जियन डाइपोल, और बीम विड्थ इसका थोड़ा नैरोवर है। तो एक मिनट यहाँ पे पॉज करते हैं, अगर आपको कुछ डाउट है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो।
बेसिक न्यूमेरिकल भी है हमारे पास सॉल्व करने के लिए, उसके बाद फिर हम लोग क्लास एंड कर लेंगे। ओके, तो हम गेसिंग ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो हमने करंट निकाला, करंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, अप्रोक्सीमेट करके फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला, जिसमें से एक पार्ट को हमने पैटर्न फंक्शन बोला। पैटर्न फंक्शन में हम लोग एक स्पेसिफिक हाफ वेव डाइपोल का केस सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हमने पॉइंटिंग वेक्टर निकाला, रेडिएशन रेजिस्टेंस निकाला, रेडिएशन इंटेंसिटी निकाल लिया, उससे डायरेक्टिविटी निकाला और बीम विड्थ भी निकाल लिया। ठीक है, अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आई एम गेसिंग काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन हो गया है क्लास के लिए, तो हम लोग इफेक्टिव लेंथ आज डिस्कस नहीं करेंगे। तो बस ये एग्जांपल सॉल्व करके हम लोग क्लास एंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब इस क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग हम लोग इस एग्जांपल में हम लोग एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज होता है। अभी हमने ना हाफ वेव डाइपोल सॉल्व किया, और हाफ वेव डाइपोल का एक स्पेशल केस होता है मोनोपोल। और जो मोनोपोल होता है ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, और यही मोस्टली आपके मोबाइल फोन्स या बहुत सारे डिवाइसेस में दिखेगा। उसमें क्या करते हैं हम लोग इंस्टेड ऑफ यूजिंग हाफ वेव डाइपोल, हम लोग एक्साइटेशन एक कॉर्नर से देते हैं और सिर्फ एक आर्म को देते हैं, और दूसरा आर्म के देने की जगह हम लोग वहाँ ग्राउंड रख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा एंटेना का साइज आधा हो जाता है, और सिमिलर परफॉर्मेंस भी मिलता है हमें, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में यही डिफाइन हुआ अ थिन क्वार्टर वेवलेंथ वर्टिकल एंटेना ओवर ओवर परफेक्टली कंडक्टिंग ग्राउंड। तो नीचे ग्राउंड है, और एक क्वार्टर वेवलेंथ λ/4 वेवलेंथ इंस्टेड ऑफ λ/2 रखा हुआ है, और एक्साइटेशन नीचे से दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इज एक्साइटेड बाय साइनसॉइडल सोर्स एट इट्स बेस। अब इसका रेडिएशन पैटर्न, रेडिएशन रेजिस्टेंस और डायरेक्टिविटी निकालना है। तो अभी तक हमने सारा रूटीन किया था, बट λ/2 लेंथ के लिए। यहाँ पे अभी λ/4 लेंथ है, बट इसमें क्या किया है कि हम लोग डाइपोल आधा बीच से काट के बीच बेस से एक्साइटेशन दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हमने बहुत पहले पढ़ा था, इमेज थ्योरी से, इमेज थ्योरी से यूज करेंगे, जिसमें अगर ग्राउंड है, ग्राउंड को हम लोग रिप्लेस करते हैं बेस्ड ऑन सोर्सेस का बिहेवियर। तो अगर आप हम लोग रिप्लेस ग्राउंड हटाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे एक करंट जो ऊपर फ्लो कर रहा था ना, ऊपर के डायरेक्शन में, तो और अगर पीसी ऐसे है, तो हम लोग ऐसे एक और सोर्स यहाँ पर एक करंट का डायरेक्शन डाल सकते हैं कि ग्राउंड हटा के एक आर्म डाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे एक करंट जो करंट का फ्लो है उसके लिए। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा इस चीज का। जो क्वार्टर वेव डाइपोल मोनोपोल था, उसको हम लोग एक हाफ वेव डाइपोल से रिप्लेस कर सकते हैं। अब जो प्रॉब्लम है वो बहुत सिमिलर हो चुका है जो हमने देखा था, बट इसमें क्या है ना, ये जो नीचे का पार्ट है दिस इज हमारे इमेजिनेशन में, हमने ग्राउंड हटा के डाला है, दिस ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कहीं कहीं पे इंटीग्रेशन वगैरह के लिमिट चेंज होंगे, उस पर हमें खाली फोकस करना है।
और हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो सेम होगा, ठीक है। चार्जेस के लिए अपोजिट सिंबल यूज करते हैं, करंट के लिए सेम डायरेक्शन यूज करते हैं जब भी पीईसी से आप रिप्लेस करोगे। तो करंट का डायरेक्शन सेम है ना कि नॉनवर्ड्स। तो इस सेम कंडीशन के लिए क्योंकि अभी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर है जो पहले था, तो हम लोग पैटर्न फंक्शन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं जो हमने पिछला डेरिवेशन किया था। तो हमारे पास पैटर्न फंक्शन का इन्फॉर्मेशन है, बट अभी जो सारा इंटीग्रेशन और जो लिमिट्स है वो 0 से π/2 के बीच में होने वाला है। जो थीटा का वैल्यू है वो 0 से π/2 ही जाएंगे। ये नीचे नहीं जा सकते हम लोग क्योंकि यहाँ ये ग्राउंड के नीचे है, तो ये वाला पार्ट को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या कि ये हम लोग ये जो अप्रोक्सीमेशन की कैसे हुआ? ग्राउंड के ऊपर एक कंडक्टिंग वायर था, तो हम लोग ग्राउंड हटाए, तो उसका एक इमेज डाल दिया हम लोग वहाँ पे, जो इमेज थ्योरी से आता है, और डायरेक्शन सेम होगा करंट का क्योंकि ऐसा होता है इमेज थ्योरी में रिप्लेस करते वक्त। तो इमेज थ्योरी थोड़ा सा अगर रिविजिट करना है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई प्लस चार्ज है तो उसका, और ग्राउंड के ऊपर है तो उसके नीचे भी प्लस चार्ज ही आता है। फिर माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज ही आता है। और अगर प्लस और माइनस चार्ज था, एक सेकेंड, गड़बड़ हो रहा है क्या कुछ? सॉरी, प्लस चार्ज है तो माइनस आता है, माइनस चार्ज है तो प्लस आता है, तो प्लस चार्ज के लिए माइनस आएगा, माइनस चार्ज के लिए प्लस आएगा। और अगर इसको आप डाइपोल की तरह ड्रॉ करोगे तो करंट का डायरेक्शन आपका ऐसा आता तो उसका आता है। प्लस माइनस अगर आएगा तो प्लस और माइनस आएगा, करंट का डायरेक्शन सेम होता है। तो प्लस माइनस ऐसा आएगा, अगर आपका प्लेसमेंट अगर प्लस का ऊपर है और माइनस का नीचे है तो माइनस के लिए प्लस नीचे आएगा, और प्लस के लिए माइनस वाला नीचे आएगा, करंट का डायरेक्शन सेम बनेगा। तो ऐसा कुछ होता है, प्लस के लिए माइनस चार्ज, माइनस के लिए प्लस चार्ज, और बेस्ड ऑन प्लस का डिस्टेंस और माइनस का डिस्टेंस आप अगर अरेंज करोगे और प्लस और माइनस के बीच में अगर आप एरो ड्रॉ करोगे तो आपको करंट का डायरेक्शन मिल जाएगा इमेज थ्योरी के लिए। एक बार इमेज थ्योरी को आप रिविजिट कर सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में इस पे काफ़ी डिस्कशन होता है। तो नेक्स्ट हम लोग सारे चीज़ें ऑलरेडी डिफाइंड है, पैटर्न फंक्शन डिफाइन हो गया है, तो हम लोग बस उसको एक्सप्रेशंस बस लिख देते हैं, बस कहीं कहीं पे लिमिट्स चेंज होंगे उनका ध्यान रखना है। अब क्योंकि हमारा जो पूरा पॉइंटिंग एवरेज से हम लोग जो पावर निकालते थे, अब पूरा स्फेयर होने की जगह आधा स्फेयर है, तो आधे स्फेयर में इंटीग्रेट करेंगे तो पावर आधा हो जाएगा। तो 36 पॉइंट समथिंग आया था वो 18 पॉइंट समथिंग वैल्यू हो गया क्योंकि रेडिएशन पावर आधा हो चुका है। रेडिएशन रेजिस्टेंस सिमिलरली निकालेंगे तो रेडिएशन रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा क्योंकि पावर हाफ हो चुका है। तो इंस्टेड ऑफ 72 समथिंग या 73 अराउंड कुछ आता था, वो 36.54 हो जाएगा। तो टोटल पावर आधा हो गया है, रेडिएशन रेजिस्टेंस आधा हो चुका है मोनोपोल के लिए, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस थोड़ा डिग्रेड हो चुका है। बट हमारा क्या है ना, एंटेना का साइज आधा हो चुका है, जो कि एक अपने आप में एक एडवांटेज। आप चाहोगे कि आपका जो डिवाइस है वो थोड़ा स्पेस कम ऑक्यूपाई करे, तो आप उसका प्रोफाइल छोटा होगा तो आप उसको ज़्यादा चीज़ों में इंटीग्रेट कर सकते हो।
सिमिलरली रेडिएशन इंटेंसिटी निकालेंगे तो पावर आधा हो चुका है। तो आपका तो आपका पावर यहाँ पे है, और रेडिएशन, आपका जो रेडिएशन इंटेंसिटी है वो सेम रहता है, क्योंकि आपका अब जो इंटीग्रेशन करोगे वो अपर हाफ करो लोअर हाफ करो, वो बराबर है। और आप फिर उसका एवरेज ले लो तो डायरेक्टिविटी आपका सेम आएगा, क्योंकि हाँ, तो रेडिएशन इंटेंसिटी आपका हाफ हो जाता है, बट आपका जो मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी वो सेम रहता है, तो यू मैक्स आपका सेम रहेगा। बट आपका जो रेडिएशन इंटेंसिटी वो हाफ हो गया है, क्योंकि आप हाफ स्पेस में कर रहे हो। सिमिलरली पावर भी आपका हाफ हो चुका था, तो आप दोनों दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का हाफ वैल्यूज यूज कर रहे हो, तो आपका डायरेक्टिविटी भी सेम आ रहा होगा। ठीक है। तो ये सारे डेरिवेशन हो गए, तो सेकेंड वाला पार्ट में बस यही ध्यान रखना था कि पावर हाफ हो जाता है, और उसके वजह से रेडिएशन इंटेंसिटी हाफ हो जाता है, बट आपका एंटेना का लेंथ स्मॉल हो जाता है। तो मोनोपोल का एडवांटेज यही है, हाफ लेंथ। और डिसएडवांटेज क्या है? रेडिएशन रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है, पावर एवरेज हाफ हो जाता है। बट ओवरऑल इट्स अ गुड डिवाइस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इफेक्टिव एंटेना लेंथ को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि क्लास वेरी हम लोग बहुत क्लोज हैं 2 आवर्स को, और काफ़ी सारा चीज़ डिस्कस हो गया है। नेक्स्ट क्लास इफेक्टिव एंटेना लेंथ देखेंगे, क्योंकि सारे जो रेडिएट करने वाले डिवाइसेस हैं उनको हम लोग साइज के अगर कंपेयर करना है, तो उनका एक्चुअल साइज और उनका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक साइज आता है कि इतना ही पार्ट रेडिएट कर रहा है, या ही इतना इतना ही इफेक्टिव रेडिएशन आ रहा है उनसे, उन चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। ऐसा हो सकता है कि कोई एंटेना फिजिकली बड़ा हो, बट उसका जो इफेक्टिव फील्ड जो जनरेट कर रहा है वो किसी स्मॉलर एंटेना के बराबर हो रहा होगा। तो वो सब डिस्कस करेंगे इफेक्टिव एंटेना लेंथ में नेक्स्ट क्लास में। और अगर कुछ डाउट रहा है आज के क्लास के बेसिस पे तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग क्लास आज क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि क्लोज टू 2 आवर्स। हम कैसे कोई क्लास, कोई डाउट फिलहाल नहीं। कल हम लोग क्लास रखेंगे सेम टाइम, इंडिया टाइम 5:30। ठीक है, संडे को। जस्ट इन केस आपके वीकेंड से प्लान वगैरह है तो आप लोग रिकॉर्डिंग्स भी एक्सेस कर सकते हो। तो और आप डाउट्स ग्रुप में भी पूछ सकते हो। तो ठीक है, अब यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर कुछ डाउट होगा तो आप लोग ग्रुप पे भी पूछ सकते हो।